नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो यूएस में इन्फ्लेशन है, ये अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है। जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7.5 के अराउंड चल रहा है, जो कि हिस्ट्री में उनके 40 ईयर के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। तो हम बात करने वाली इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इफेक्ट जिंदगी में क्या आता है, और इससे शेयर मार्केट गिरेगा या फिर बढ़ेगा, और शेयर मार्केट गिरता भी है तो क्यों गिरता है, और बढ़ता भी है तो क्यों बढ़ता है। ओके। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए क्या कैसा क्या क्या कर सकती है और कैसे कैसे ट्राई करती है, और प्राइसेस क्या होते हैं, इस सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। तो इन्फ्लेशन को सिंपल वर्ड में बोला जाता है कि हिंदी में महंगाई। तो कौन सी भी चीज़ की अगर प्राइस बढ़ रही हो तो ये महंगी होती जाती है, उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने का जो इफेक्ट है, मतलब उसका इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया है तो हमारे पास जो पैसा होता है, मनी होता है, करेंसी होती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मतलब सेम अगर मान लो कि मेरे पास 20 रुपए में अगर हाफ लीटर, आधा लीटर दूध आज खरीदते हैं, अगर वो महंगाई बढ़ गई तो शायद कल 20 रुपए में आधा लीटर नहीं आएगा। तो उसके लिए 30 रुपए या 30 रुपीज हमको स्पेंड करनी पड़ेगी। तो ये होता है कि प्राइस बढ़ने के कारण हमारे पास जो पैसा होता है, मनी होता है, करेंसी होती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो चलो बात करते हैं प्राइसेस क्यों बढ़ती है। तो उसके मैक्स दो रीजन होते हैं। एक तो डिमांड बढ़ जाती है, मतलब अगर डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ती है, या फिर मान लो कि सप्लाई कम हो गई, सप्लाई शॉर्टेज हो गए सप्लाई की, तब भी प्राइस बढ़ती है। तो अगर डिमांड बहुत हाई चल रही है और सप्लाई बहुत कम चल रहा है, तो ये प्राइस इंक्रीज हो जाती है। अगर उसका उल्टा हो गया है कि डिमांड लो है और सप्लाई ज़्यादा है, मतलब इंक्रीज हो गया है, तो प्राइस कम हो जाती है। इसका अगर सिंपल एग्जांपल देखना हो तो आप सब्जी मंडी में जब जाते हो, अगर सब्जियां बहुत ज़्यादा आई हुई है मंडी में तो प्राइस कम हो जाएगी, या फिर सब्जियां बहुत शॉर्टेज चल रही है तो प्राइस बढ़ जाएगी। अभी चलो बात करते हैं कि सप्लाई कम क्यों होता है, सप्लाई किस पे इफेक्ट होता है। तो कभी कभी नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, मतलब कभी फ्लड आ गया है, कभी कहीं पे बारिश ही नहीं हुई तो उसके कारण भी सप्लाई कम हो जाता है। दूसरी बात होती है कि रॉ मटेरियल के कभी कभी शॉर्टेज होते हैं, जैसे कि अभी सेमीकंडक्टर और चिप्स के शॉर्टेज चल रहे थे, उसके कारण सब इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही है। मतलब कार्स देखो या फिर लैपटॉप, मोबाइल, इसका सबका शॉर्टेज बहुत कम हो गया है, और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़नी ही बढ़नी है। चलो दूसरी बात होती है कि अगर वॉर्स चल रही है कंट्री में कभी, तो जैसे कि रशिया एंड यूक्रेन की अभी वॉर चल रही है, तो उसका जो इफेक्ट है वो क्रूड ऑयल की सप्लाई में आएगा, मतलब गैस, जो भी डीजल है, पेट्रोल है, वो सब महंगे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डिमांड भी बढ़ती है और सप्लाई कम होता है, जैसे कि अभी की वॉर की कंडीशन। इसी के कारण अभी जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, जैसे कि कुछ दिनों पहले एवरग्रीन जो शिप था उसके कारण सूज कलन कैनाल पूरा ब्लॉक हो गया था। तो थोड़ी टाइम के लिए, मतलब थोड़ा शॉर्ट स्पैन के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन था वो रुक गया था, और उसके कारण सप्लाई की शॉर्टेज होने लगी थी, और थोड़ी सी प्राइसेस में इन्फ्लेशन दिखने को मिला था, राइज दिखने को मिला था। ओके। अब भी अगर वैल्यू जो होती है हमारी करेंसी की, अगर वो डाउन होती है तो होता क्या है कि लोग जो चीज़ों पे उनको स्पेंड करना था उनके लिए उनको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है, ज़्यादा मनी पे करना पड़ता है। मतलब जैसे मैंने बोला कि आप अगर 1 लीटर पेट्रोल भर रहे हो, अगर 100 रुपीज़ है, तो कल जाके वो 110 रुपीज़ हो गया, तो ज़्यादा पैसा है, तो लोग स्पेंडिंग कम कर देते हैं। मतलब नॉर्मली स्पेंडिंग कम हो जाती है और लोग सेविंग ज़्यादा करने का ट्राई करते हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेविंग बढ़ जाती है। तो इसका जो इफेक्ट है वो इन्वर्सली आ जाता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग है वो कम हो जाती है। तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और ये इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए अपने गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है वो देख लेते हैं। तो इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए दो टाइप के पॉलिसीज गवर्नमेंट कर सकते हैं। एक तो होती है फिस्कल पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी जो है ये करता है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल, जिसमें दो चीजें आ सकती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस
होते हैं या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स होते हैं। मतलब मान लो कि अभी इकोनॉमी में जैसे हमारा बजट आता है हमेशा दर साल, तो उसमें फिस्कल पॉलिसी डिफाइन होती है, तो उसमें टैक्सेस भी डिफाइन करते हैं या फिर हम गवर्नमेंट कौन कौन से सेक्टर में कैसे स्पेंडिंग कर रहे हैं वो वो भी डिफाइन करती है। तो टैक्सेस जो होती है तो वो गवर्नमेंट की इनकम होती है, और गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होते हैं जैसे कि डिफेंस सेक्टर में कितना स्पेंड करेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना स्पेंड करेंगे, तो इस तरह के से फिस्कल पॉलिसी चेंज करके गवर्नमेंट इकोनॉमी को सस्टेन कर सकती है। तो होता क्या है, अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अगर बढ़ा दी तो अपनी जो इकोनॉमी होती है उसमें पैसा इंक्रीज हो जाता है। मतलब गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रही है, ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, तो इसका मतलब कि कोई तो भी लोगों को जॉब मिलेगी, उनकी सैलरी होगी, और उसके बाद अपने इकोनॉमी में पैसा मनी सर्कुलेट होगा। दूसरी बात होती है मॉनिटरी पॉलिसी। तो मॉनिटरी पॉलिसी ये मेंटेन करती है सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे यहाँ पे है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो उनके पास बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि वो इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करती है, बैंक रेट्स कंट्रोल करती है, रेपो रेट्स कंट्रोल करती है, रिजर्व रेपो रेट्स कंट्रोल करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में होता है जैसे कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदती है, सिक्योरिटी खरीदती है, बेचती है, और कैश रिजर्व रेशियो भी वो कंट्रोल करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम जो देखने वाले हैं आज इंटरेस्ट रेट। तो जो आरबीआई होती है कि इकोनॉमी के सिचुएशन के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम और ज्यादा करती है। तो इसका इफेक्ट कैसा आता है और इससे क्या होता है, तो चलो मान लो इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ा दिए हाई, अगर इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो क्या होता है कि जो लोन्स होते हैं, हर टाइप के लोन्स, चाहे ऑटो लोन्स ले लो, क्रेडिट कार्ड लोन ले लो, होम लोन्स ले लो, या फिर स्टूडेंट लोन, ये सब एक्सपेंसिव हो जाती है। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिए तो सब लोन्स की इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाते हैं, तो इसका मतलब एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ओके, तो उसके कारण जो जो भी लोग हैं, जो भी मतलब प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी हर कोई जो है वो लोन्स लेना कम पसंद करता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो कम लोन यूटिलाइज होते हैं, तो उसके कारण जो मार्केट में या फिर इकोनॉमी में मनी सप्लाई होता है, पैसे का सप्लाई होता है, वो कम हो जाता है। तो अगर सप्लाई कम हो गया तो स्पेंडिंग भी कम हो जाएगी, और उसका डायरेक्ट इफेक्ट आ जाएगा इन्फ्लेशन पे। तो ये इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। मतलब जैसे इन्फ्लेशन ज्यादा हो, हाई हो, बढ़ रही हो, तो गवर्नमेंट या फिर आरबीआई, जैसे हमारे इसमें आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, उसके कारण इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाता है, और उसके कारण जो मार्केट है ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके इन्फ्लेशन कम होता है। तो ये होता है कि इंटरेस्ट रेट नॉर्मली कंट्रोल करता है लिक्विडिटी को एंड इन्फ्लेशन को। ओके, अगर मान लो कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी कम होते हैं। मतलब अगर इन्फ्लेशन, क्योंकि इकोनॉमी को बढ़ने के लिए एक लेवल पे इन्फ्लेशन होना भी जरूरी होता है। ऐसे नहीं होता कि मतलब इन्फ्लेशन जीरो कर दिया तो इकोनॉमी स्टेबल होती है, नहीं। तो अगर इन्फ्लेशन जीरो हो गया तो इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं, तो इसमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन की जरूरत भी होती है। तो अगर इन्फ्लेशन जैसे जैसे कम होता जाता है तो वैसे वैसे ही आरबीआई इंटरेस्ट रेट भी कम करती है। तो इंटरेस्ट रेट अगर कम कर दिया है तो लोग ज़्यादा लोन लेना पसंद करेंगे और ज़्यादा स्पेंड करना पसंद करेंगे, और उसके कारण मार्केट में इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा बढ़ेगा, और इसके कारण महंगाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो मतलब ये कंट्रोल करती है लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। ओके, अगर अभी इसका इफेक्ट क्या आता है इन्फ्लेशन का। ओके, चलो मैं बताता हूँ आपको कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया, जो कि अभी यूएस में 7.5% तक आ रहा है, सबसे हाई है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है। आप अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, और आपकी जो हाइक्स है अगर 7.5% से कम होती है, तो आप, इसका मतलब आप पैसे का लॉस कर रहे हो। मतलब आपके पास अगर जो जो चीज आपको खरीदनी है उसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, मतलब जो नेट रिटर्न आता है, नेट मनी होता है, वो लॉस हो रहा है।
अगर बैंक इंटरेस्ट भी अगर 7% जो कि इन्फ्लेशन रेट है उससे अगर कम इंटरेस्ट देती है तो पैसे का लॉस हो रहा है। चलो मान लो कि आपने कहीं पे ये जो सेविंग है ये अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर दी और ये मार्केट का अगर रिटर्न 7.5% से कम आ रहा है तो मतलब आपका जो मनी है, जो आपका पैसा है वो कम होते जा रहा है, नेट रिटर्न जो मिल रहा है वो कम होते जा रहा है। तो एक तरफ से इन्फ्लेशन जो होता है वो पैसा खा लेता है, मतलब महंगाई खाए जाए, ऐसे जो गाना है ना, तो उस तरीके से। तो अगर आपका पैसा कहीं पे खाली पड़ा हुआ है और इन्फ्लेशन बहुत हाई है तो आपका जो पैसा है वो कम होते जा रहा है। मतलब अगर आपने 10 साल कहीं पे पैसा रख दिया घर पे और जब 10 साल के बाद निकाला तो वो जो 100 रुपीज थे हो सकता है उसकी वैल्यू आज 50 रुपीज भी ना हो। तो इस तरह से इन्फ्लेशन जो होता है वो मनी को लॉस करता है, मतलब नेट रिटर्न जो होता है, नेट वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो हमको अगर पैसा बढ़ाना है तो जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर रिटर्न मिलना चाहिए, तब जाके पैसे नेट रिटर्न है वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण, जैसे अगर यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उनकी जो आ, आ, ये है बैंक है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी और उसका इफेक्ट हमारे मार्केट में कैसे आएगा। तो जो बाहर के लोग होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है दूसरी कंट्री में, मतलब अगर यूएस के लोग हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो वो भी इन्वेस्ट करते हैं। वो इन्वेस्ट क्यों करते हैं? अगर मान लो कि यूएस में बहुत कम इंटरेस्ट रेट चलते हैं, जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट न मिलने के कारण वो दूसरे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया का मार्केट है या फिर वियतनाम का मार्केट है, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रिटर्न मिलते हैं। तो हमारे मार्केट में इसी कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आती है। ओके। अभी उसका इफेक्ट क्या, अभी क्या होने वाला है कि यूएस में अगर इन्फ्लेशन बढ़ा है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब जो यूएस के लोग हैं ये अपने मार्केट से पैसा निकाल के यूएस के मार्केट में डालेंगे। वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलने के कारण वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो इंडिया से कम हो जाएगी। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर कम हो गई तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आएगा? शेयर मार्केट पे। तो शेयर मार्केट जो है वो गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो यही सिनेरियो हमारे मार्केट में अभी कुछ दिनों पहले हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। दूसरा जो चीज़ है शेयर मार्केट को, तो वो तो वॉर भी है, जैसे कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। क्रूड ऑयल के प्राइस भी बहुत हाई हो गए हैं, तो उस पे भी हम बात करेंगे बाद में किसी वीडियो में। लेकिन ये इन्फ्लेशन के कारण भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गई है, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है अभी की, वो पैसा निकालने के कारण हमारे मार्केट से पैसा बाहर जा रहा है और इसके कारण शेयर मार्केट पे इस पे इफेक्ट भी आ रहा है। तो ये था बहुत ही शॉर्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट कि इन्फ्लेशन होता क्या है यूएस में। जो अभी इन्फ्लेशन चल रहा है वो सबसे हाई है, तो उसके कारण हमारे मार्केट पे कैसा इफेक्ट आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।